नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 2025 का ये पल एक बार फिर उस गहराई को उजागर कर गया है जहां डेमोक्रेसी की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशंस भी पॉलिटिकल टकराव और पॉलिसी गतिरोध का शिकार हो जाती है। 40 दिनों से जारी अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन अब डिसाइसिव टर्न पर पहुंच चुका है, जब सीनेट ने आखिरकार एक डील पास ही कर दी जो इस लंबे डेडलॉक को एंड करने की डायरेक्शन में पहला सॉलिड स्टेप माना जा रहा है। ये सिर्फ एक बिल पास होने की कहानी नहीं है, ये उस रियलिटी का सटीक एनालिसिस है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल रैशनलिटी किस हद तक डिवाइडेड हो चुकी है। सीनेट में जिस डील को अप्रूव मिली वो न सिर्फ गवर्नमेंट को रीओपन करने की तरफ ले जाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे दोनों पार्टीज के बीच लंबे समय से जमा हुआ मिसट्रस्ट अब पार्टी बाउंड्रीज से बाहर निकलने लगा है। और कई डेमोक्रेट्स ने तो इस बार पार्टी लाइन को तोड़ते हुए रिपब्लिकन्स के साथ वोट किया। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है कि पार्टी यूनिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब गवर्नेंस कम्युनिटी को दी जा रही है। और यही वो मोमेंट है जहां अमेरिकी पॉलिटिक्स का सेंट्रिस्ट धारा फिर से उभरता दिखा। उन्होंने इस 40 दिन के स्टेलमेंट को सिर्फ पॉलिटिकल टंग ऑफ वार न मानकर इसे नेशन की फंक्शनिंग से जुड़ी एथिकल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में लिया। और ये सिचुएशन इसलिए भी सीरियस थी क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट 40 दिन तक बंद रहती है तो उसका असर महज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता, ये यूएस की इकोनॉमी, पब्लिक सर्विसेज और लाखों फेडरल एम्प्लॉयज के जीवन पर डायरेक्टली पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड असिस्टेंट, सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विसेज जैसे सेक्टर्स ठप हो जाते हैं। इस शटडाउन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जो 2018-19 में 35 दिनों तक चला था। ये अब यूएस हिस्ट्री का सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है और इससे यह स्पष्ट है कि पॉलिटिकल स्टबर्ननेस किस हद तक ग्लोबल इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल में बदल सकती है। और इस बार की सिचुएशन की जगह उसी परिचित क्लेश में हैं। बजट फंडिंग, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडीज और स्पेंडिंग प्रायोरिटीज पर डिसएग्रीमेंट। रिपब्लिकन कैंप्स में हेल्थ पॉलिसी और इमिग्रेशन फंडिंग पर कंट्रोल की डिमांड थी, वहीं डेमोक्रेट्स अफोर्डेबल केयर एक्ट के टैक्स क्रेडिट एक्सपेंशन को लेकर अड़े हुए थे। यही खींचतान आखिरकार फेडरल फंडिंग के हार्ट में बदली। लेकिन 40 दिन बीतने के बाद जो चीज़ बदली वो थी पॉलिटिकल पेशेंस की लिमिट। पब्लिक एंगर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने लीडर्स को किसी न किसी रूप में रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। सीनेट की ये डील टेक्निकली एक गवर्नमेंट फंडिंग पैकेज है जो जनवरी 2026 तक टेम्पररी रिलीफ देगी, लेकिन असल में ये रिलीफ सिर्फ टाइम बाय करने जैसी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रीएक्टिवेट करने, फेडरल एम्प्लॉयज को बैक पे देने और कुछ डिपार्टमेंट के लिए ईयर लॉन्ग अप्रोप्रिएशन अप्रूव करने की बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट पर एक टेम्पररी बैंडेड है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शटडाउन ट्रंप एरा का एक छाया बन गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी यूएस हिस्ट्री के सबसे लंबे शटडाउन का रिकॉर्ड बनाया था और अब उन्हीं के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दौर में अमेरिका ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस वक्त ट्रंप ने कहा था नो प्रेसिडेंट हैज फॉर हार्डर फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, और अब भी उनके सपोर्टर्स उसी नैरेटिव को पुश कर रहे हैं कि फंडिंग ब्लॉक दरअसल पॉलिसी कमिटमेंट का रिजल्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का नहीं। लेकिन यूएस पब्लिक के लिए ये तक अब थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है क्योंकि बार बार की बंदी ने यह साबित कर दिया है कि पावर की जीत गवर्नेंस रिस्पांसिबिलिटी पर भारी पड़ रही है। और इस पूरे एपिसोड का सबसे नोटेबल पहलू ये है कि इसने यूएस बाईपार्टीजन सिस्टम के भीतर मौजूद कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सपोज कर दिया है। डेमोक्रेट्स के भीतर बढ़ती डिसेंट और रिपब्लिकन्स के भीतर सेंट्रिस्ट की धड़े का रीएमर्जेंस दिखता है कि आने वाले सालों में यूएस की पॉलिटिक्स रिजिड पोलराइजेशन के बजाय बैलेंस पॉलिटिक्स की तरफ लौट सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ऐसे शटडाउन सिर्फ टेम्पररी पॉलिटिकल वेपन न बने, बल्कि ये समझ डेवलप हो कि गवर्नेंस पैरालिसिस किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस है। कुल मिलाकर इस 40 डे शटडाउन ने यह दिखा दिया कि अमेरिका की पॉलिटिकल मशीनरी कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। सीनेट ने भले ही अब रिलीफ का रास्ता खोल दिया हो, लेकिन असल टेस्ट अभी बाकी है।
क्या ये डील सिर्फ गवर्नमेंट की ओपनिंग का एक टेम्पररी स्टेप है, या फिर ये अमेरिकन डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल ग्रिडलॉक से निकालने की एक परमानेंट इनिशिएटिव बनेगी? ये सवाल अभी भी ओपन है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पनामा नहर किस महाद्वीप में स्थित है? ए पर है एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका और डी यूरोप। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।